चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर की पहली रिपोर्ट यूपी पुलिस और एटीएस ने योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। 2 पन्नों की रिपोर्ट में क्या लिखा है? क्या सीमा के खिलाफ जासूसी के सबूत मिले हैं या ये फिर शुद्ध लव स्टोरी है? एटीएस, आईबी और रॉ को दुबई से काठमांडू तक सीमा के खिलाफ क्या क्या सबूत मिले हैं? कराची से नोएडा के 5200 किलोमीटर लंबे सफर में सीमा किससे मिली? क्या क्या किया? फोन क्यों तोड़ा? सिम कार्ड क्यों नष्ट किया? और कैमरे के सामने हमेशा मुस्कुराने वाली सीमा आज पूछताछ में क्यों दहाड़े मारकर रोने लगी? किस सवाल पर सीमा का सब्र टूट गया? उसे अचानक पुलिस क्वार्टर में क्यों शिफ्ट करना पड़ा? सचिन और सीमा जब नेपाल में पहली बार मिले तो विनायक होटल में क्या हुआ? सचिन ने अपना नाम शिवांग क्यों लिखवाया? सीमा सचिन की लव स्टोरी की एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां लगातार 3 दिन से नोएडा में सीमा गुलाम हैदर और सचिन मीणा से पूछताछ कर रही हैं। पहले 2 दिन सुरक्षा एजेंसियों को टकाटक जवाब देने वाली सीमा अब सवालों को सुनकर दहाड़े मार मार कर रो रही है। सीमा से पूछताछ में यूपी पुलिस, यूपी एटीएस, आईबी और रॉ शामिल है। लेकिन अब तक की जांच में सीमा के कुछ ऐसे सीक्रेट एजेंसियों के हाथ लगे हैं कि अब इंटरोगेशन की कमान पूरी तरह से आईबी और रॉ के अफसरों ने अपने हाथ में ले ली है। सीमा पहले एजेंसियों को एक ही रटा रटाया जवाब दे रही थी कि वो कराची में अपना घर बेचकर सचिन का प्यार पाने के लिए भारत आ गई। लेकिन जब एजेंसियों ने उसके दावे की पड़ताल शुरू की तो सीमा के दावों की धज्जियां उड़ने लगी। सीमा का पासपोर्ट 8 मई को जारी हुआ। उसी दिन 8 मई को ही सीमा ने 70,000 का नया मोबाइल खरीदा। फिर 48 घंटे के भीतर 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। एजेंसियों को यह बात हजम नहीं हो रही। सीमा 10 मई को कराची से 4 बच्चों के साथ फ्लाइट में 1170 किलोमीटर दूर शारजाह पहुंची। फिर शारजाह से उसने काठमांडू की फ्लाइट ली। 2970 किलोमीटर का सफर तय करके नेपाल पहुंची। काठमांडू से बस में सवार हुई और ग्रेटर नोएडा पहुंची। सुरक्षा एजेंसियां अब शारजाह और नेपाल के इमिग्रेशन अधिकारियों से संपर्क कर रही है। वहां टीमें भी भेजी जा रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस दौरान सीमा के साथ उसके 4 बच्चों के अलावा कौन था। सीमा ने इंडिया टीवी से बातचीत में दावा किया था कि नेपाल की जिस बस पर वो सवार हुई थी उसके ड्राइवर ने उसे ग्रेटर नोएडा तक पहुंचाने में मदद की थी। नेपाल वहाँ पहले पहुंच चुके थे। दोबारा इनको लाला ने छुट्टी ना दी। लाला इनके ने जो इनकी लाला इन्होंने छुट्टी ना दी तो ये यहीं पर रहे। यहाँ पे 4 पाइयाँ, खाने पीने का सामान, ये सब लेते रहे यहाँ पे ना। जैसे मैं वहाँ से निकली ना तो ये ले रहे थे और मैंने मना कर दिया जो होगा। पहले इन्होंने कहा गाड़ी वाले से हमने बात करी थी कि गाड़ी वाले ने कहा हाँ मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा मेरी पत्नी है वहाँ पे, उसका आधार कार्ड खो गया है तो कह रहे मैं क्रॉस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी वाले ने कहा। फिर जब मुझे सबने कहा ना कि यहाँ से बस जा रही है, वो बहुत अच्छी बस है, तुम आराम से चली जाओगे, बच्चे छोटे हैं, तो उन्होंने उस वैन ने मुझे वहीं पे बस स्टॉप पे ही छोड़ा पोखरा में। तो मैंने वहीं से बस पकड़ ली 15,000 नेपाली में। वहाँ से आप कैसे दिल्ली यहाँ तक कैसे पहुँची ग्रेटर नोएडा तक? सुबह 6 बजे हम बस से वहाँ, रात को वहीं लेट गए, हम लोग सो गए। फिर सुबह 6 बजे मैं वहीं से निकली। 13 की तकरीबन 1-2 बजे यहाँ पहुँचे। ये रास्ते में मेरे लिए खड़े हुए थे गाड़ी पे। जो गाड़ी वाला है ना उसके नंबर से हमारी बात हो रही थी कि मैं तुम कहाँ, मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ हो, ये बात हो रही थी हमारी। मेरा तो सिम ही नहीं था इंडियन, मेरा फ़ोन तो बंद ही हो गया, मतलब काम का ही नहीं था। कहाँ मुलाकात हुई आपकी यहाँ पर? यहाँ कोई मोड़ है इनका, मुझे इनका नाम पता नहीं कौन सा है। जेवर टूल टैक्स से आगे फरीदा कट है, वहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे पर बोल दिया था मैंने गाड़ी वालों को कि यहाँ उतरना। मैं भी वहीं खड़ा हो गया था तो वहीं उतर गया। लेकिन नेपाल में मौजूद भारतीय एजेंसियों को चौंकाने वाले इनपुट मिले हैं जिनकी जांच चल रही है। शक जताया जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर क्रॉस कराने से पहले सीमा का मेकओवर किया गया। उसका लुक भारत की ग्रामीण महिलाओं की तरह बनाया गया ताकि एसएसबी को शक न हो। 4 बच्चों को भी नेपाल में भारतीय बच्चों की तरह ड्रेसअप किया गया। ऐसी खबरें चल रही हैं कि सीमा और उसके बच्चों के मेकओवर में पेशेवर लोगों की मदद ली गई। कहीं कोई टीम नहीं जा रही है इसमें। जांच टोटल गलत है। तो सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है? क्या कोई संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं।
किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या? नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है, उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर वापस? नहीं, ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। जांच में एक बात और पता चली है कि नेपाल में कुछ एजेंसियां हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल हैं और भारत में अवैध एंट्री कराने से पहले महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं। इस ट्रेनिंग में पहनावा, रहन-सहन, बोलचाल की ट्रेनिंग दी जाती है। यूपी एटीएस और आईबी की रडार पर अब नेपाल के वो एजेंट हैं जो इस तरीके के गैर कानूनी काम में शामिल हैं। यूपी पुलिस पूछताछ की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी और गृह मंत्रालय को लगातार अपडेट कर रही है। जांच एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी, स्टेट की एजेंसियां भी। अभी हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सेंसिटिव मैटर है, लेकिन हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि यूपी में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। सीमा हैदर अपने तथाकथित आशिक सचिन के साथ 13 मई से 3 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रही। इंडिया टीवी की टीम उस घर पर पहुंची जहां सीमा और सचिन 4 बच्चों के साथ किराए के घर पर रहते थे। ये वो कमरा है जिसके अंदर सीमा हैदर और साथ ही सचिन यहाँ पर रहते थे। जैसा कि मकान मालिक गिरजेश बता रहे हैं कि बीड़ी पीने को लेकर सचिन ने सीमा हैदर की पिटाई भी की थी। उसके बाद उन्हें चेतावनी दी थी मकान मालिक ने कि वो अगर इस तरीके का बर्ताव करेंगे तो यहाँ पर नहीं रहने देंगे। गिरजेश जो हैं इस वक्त घर पर ही मौजूद हैं। इनसे भी पुलिस ने पूछताछ करी कि वो लोग यहाँ पर कब आए थे, कैसा पहनावा था सीमा का, कैसी उसकी भाषा थी, और इनसे कहा है कि आगे भी जब पूछताछ की जरूरत पड़ेगी तो इनसे पुलिस पूछताछ कर सकती है। फिलहाल सीमा हैदर, सचिन और साथ ही सचिन के जो पिता हैं नेत्रपाल, वो एटीएस की देखरेख में हैं। उनसे लगातार इस वक्त एटीएस पूछताछ करके सीमा के क्या मंसूबे थे, क्या वाकई वो कोई जासूस है या फिर किस मंशा से वो अलग अलग देश होते हुए भारत पहुंची, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में एटीएस की टीम लगातार लगी हुई है। लेकिन 4 जुलाई को पुलिस के आने की भनक लगते ही दोनों वहां से भाग निकले। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में यूपी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 7 जुलाई को जमानत मिलने पर सीमा और सचिन फिर साथ रहने लगे। मकान मालिक ने बताया कि सचिन पर उन्होंने भरोसा किया, लेकिन उसने सीमा के बारे में झूठ बोला। सचिन ने मकान मालिक को बताया था कि सीमा बुलंदशहर के शिकारपुर कस्बे के पास अहमदगढ़ की रहने वाली है, लिहाजा मकान मालिक को उस पर शक नहीं हुआ। सचिन बस इतना जानता था कि गांव का ही है। फिर बाद में उसने पूरा पता अपना बताया, बाप का भी नाम बताया, और जब कमरा लेने आया था वो किराए पे, तो मैंने उससे पूछा था, भैया किराया जो है, कमरा जो है, हम सिंगल आदमी को नहीं देते हैं। फिर वो बोल रहा है कि ना मेरे बच्चे भी हैं और मेरी बीवी भी है, कोर्ट मैरिज कर रखी है मैंने, और मैं उन्हें लेके आऊँगा 4-5 दिन बाद। वो लगभग 13 तारीख को यहाँ आए, 13 मई को। उससे 4-5 दिन पहले आया था वो। मैंने उससे पूछा भैया भाई कहाँ से कैसे है ये, तो उसने बताया कि मुझे शिकारपुर के पास की रहने वाली है ये। मैंने चलो ठीक है। मैंने ये सोचा कि दिल्ली में रहती होगी, थोड़ी सी बच्चे जो थे शहरी टाइप कैसे लग रहे थे मुझे। 13 मई से लेके 1 जुलाई तक रहे वो यहाँ। 1 जुलाई को सुबह को निकल के गए वो यहाँ से। अब सचिन और सीमा, उसके 4 बच्चों को पुलिस क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया है। यूपी पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि उसे और उसके 4 बच्चों की जान को खतरा है। सुरक्षा के लिहाज से ऐसा किया गया है। एटीएस ने जब पूछताछ की तो पूछताछ के बाद सीमा, सचिन और सचिन के पिता अपने घर नहीं पहुंचे हैं। वो एटीएस की देखरेख में कहीं जो सेफ हाउस है वहां पर उन्हें रखा गया है। उसकी वजह यह है कि आईबी के इस तरीके के इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं कि कोई ना कोई जो है सीमा और सचिन के ऊपर हमला भी कर सकता है, जिस तरीके से लगातार धमकियां पाकिस्तान की तरफ से भी आ रही हैं। सचिन कुछ दिन सीमा के साथ अपने गांव रबुपुरा में भी रहा। इंडिया टीवी की टीम जब वहां पहुंची तो सचिन के परिवार के लोग मिले। उन्होंने बताया कि सीमा के रहन सहन को देखकर उन्हें भी कभी शक नहीं हुआ कि वो पाकिस्तानी है। शुरू में आप लोगों को पता था कि वो पाकिस्तान से आई है? बताया था सचिन ने कि पाकिस्तान की रहने वाली? उसने कुछ नहीं बताया सर। भाषा कैसी थी, पहनावा किस तरीके का था? नहीं, भाषा तो हमारी तरह बोलती थी और बस ऐसे ही, कपड़े भी ठीक ठाक पहनती थी। आप क्या चाहते हैं आगे, कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाए, जांच हो पूरी, क्या चाहते हैं? नहीं, वैसे तो कोई बात नहीं, अगर
जैसे सरकार करेगी वैसा होगा। हमारी तो ये दरख्वास्त अगर गलत नहीं लिख दे तो यहीं रहें। सीमा भले ही ग्रेटर नोएडा के अपने ठिकाने में सबसे घुल मिल कर रहती थी, वो पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों को मान रही थी, लेकिन जब 4 जुलाई को उसे गिरफ्तार किया गया और एटीएस ने पहली दफा पूछताछ की तो सीमा ने बताया कि वो पाकिस्तान से आई एक गरीब लड़की है। लेकिन इंट्रोगेशन के दौरान सीमा शुद्ध हिंदी बोल रही थी और बीच बीच में अंग्रेजी के लफ्ज का इस्तेमाल कर रही थी। एटीएस को सबसे पहले शक यहीं से हुआ। पाकिस्तान की एक गरीब लड़की कैसे शुद्ध हिंदी बोल सकती है, वो भी बिना उर्दू के लफ्ज का इस्तेमाल किए बिना। यहीं से शक हुआ कि सीमा को कहीं जासूसी की ट्रेनिंग तो नहीं दी गई। इसके बाद सचिन और उसके पिता नेत्रपाल से पूछताछ की गई। एजेंसियों ने पूछा क्या सीमा फूफी, फल और हिंदी जैसे शब्द इस्तेमाल करती है। दरअसल में ये सभी शब्द पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कामकाज के कोड वर्ड है। फूफी मतलब ऐसा जासूस जो भारत से जुड़ी जानकारियां ISI तक भेजता है। फल का मतलब रुपयों के लेन देन से है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सीमा हैदर सीधा कोई जवाब एटीएस को नहीं दे पा रही है। एटीएस के सूत्रों ने ये बात भी सीमा से पूछी कि जब उसने अपने मोबाइल फोन से चैट डिलीट की, जब वो बात करती थी तो वो इतनी शुद्ध हिंदी और साथ ही इंग्लिश कैसे इस्तेमाल करती थी, उसे इन भाषाओं का ज्ञान कैसे था, हिंदू रीति रिवाज का ज्ञान उसे कैसे था। इस बारे में भी सीमा हैदर से सवाल जवाब किए गए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एटीएस ने उससे ये भी पूछा कि क्या जब वो बात किया करती थी भारत में तो फूफी और साथ ही फल शब्द का वो इस्तेमाल करती थी। सचिन और सीमा हैदर की नेपाल में पहली मुलाकात पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। जिस विनायक होटल में सीमा और सचिन ठहरे थे, वहां सचिन ने अपना नाम शिवांग बताया था, जबकि सीमा ने अपनी कोई आईडी नहीं जमा कराई थी। सीमा भारत आकर निश्चिंत हो गई थी कि अब उसे पकड़ा नहीं जाएगा। उसने अपना धर्म बदल लिया और सचिन के साथ कई रील्स भी बनाई और उन्हें सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया। सीमा भले ही सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन स्मार्टफोन चलाने और ऑनलाइन गेमिंग में माहिर है। पकड़े जाने से पहले सोशल मीडिया पर भी वो खूब एक्टिव रहती थी। सचिन की प्रेम कहानी पर भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी खूब वीडियो बन रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।